ये काम कर रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, वो बेहतर परिणाम दे रहे थे। जिस तरह से लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्रा बच पाए थे जी। तो अगर आईएएस अधिकारी दोषी हैं, लालू प्रसाद ने खुद जाकर के वो काम घटना नहीं किया था। जी। साफ सुथरी छवि के समाजवादी नेता हैं जिन पर किसी भी तरह का कोई दाग नहीं है। जी। यदि भ्रष्टाचार की शुरुआत नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और भारत लाइव के एक खास शो भीतर की बात, जो कि दिन भर की तमाम खबर हम आपको बताते हैं। और हमारे साथ आज बाबा फिर से जुड़ गए हैं। हम बाबा से भी जानकारी लेंगे कि भीतर की बात में आपके पास क्या भीतर की खबर है। हम बाबा से जानने का प्रयास करते हैं कि नीतीश के कुर्सी छोड़ते लगा दाग क्या है, मतलब बाबा। देखिए मुकेश जी। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार या देश भर में आप देखिएगा, दुनिया भर में नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के रूप में जाना जाता है। जी। नीतीश कुमार का मिसाल दिया जाता है कि नीतीश कुमार साफ सुथरी छवि के समाजवादी नेता हैं जिन पर किसी भी तरह का कोई दाग नहीं है। जी। लेकिन कुर्सी पर रहते जिस व्यक्ति पर दाग नहीं लगा, जी। कुर्सी छोड़ते ही अगर उसके नाम को उछाला जा रहा हो और उन पर तोहमत लगाई जा रही हो कि वो ध्यान नहीं रखे, आंख नहीं उन्होंने रखा उस मुद्दे पर, तो निश्चित रूप से मामला तो बनता है जी। और इस मामले की चर्चा भी होगी। जैसा आप समझिएगा कि चारा घोटाले में जी। लालू प्रसाद ने खुद जाकर के वो काम घटना नहीं किया था, जी। लेकिन चूंकि वो बिहार के मुख्यमंत्री थे और उनको चाहिए था जी। कि वो इन सब चीजों पर ध्यान रखें, इसलिए उनको भी संलिप्त होना पड़ा उसमें। जी। उसी तरह से राबड़ी देवी की बात कर लीजिए, फिर उसके बाद आप और लोगों की बात कर लीजिए जो सत्ता में रहे हैं, जी। उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं वो दंश झेलना पड़ा है। जी। अब नीतीश कुमार जैसे ही कुर्सी पर से मुख्यमंत्री की हटे हैं, उसके बाद कई प्रकरण सामने आने लगे हैं और सबसे बड़ा प्रकरण अभी चल रहा है ऋषि श्री वाला मामला। जी। इस मामले को शांत करने से ज्यादा इस मामले में जब कार्रवाई होनी शुरू हो गई तो और ज्यादा ये मामला पुख्ता होता गया कि नहीं, इसमें कोई ना कोई घालमेल जरूर है। और ये तब हुआ है जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे। यानी इस दाग से न तो जिस तरह से लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्रा बच पाए थे, वैसे ही नीतीश कुमार के ऊपर भी एक छींटा जरूर पड़ गया है। अब इस दाग को कैसे धोते हैं सम्राट चौधरी और बाकी के लोग, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये कोई नया मामला नहीं है और ये कोई अकेला मामला नहीं है। यदि भ्रष्टाचार की शुरुआत सबसे टॉप से हुई है तो सबसे बॉटम में भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। यानी इस भ्रष्टाचार से जिन विभागों में भ्रष्टाचार हुआ है, ऋषि जिन जिन विभागों के साथ जुड़ा रहा है, जिन आईएएस अधिकारियों के साथ जुड़ा रहा है, जिन मंत्रालय में जुड़ा रहा है, तो अगर आईएएस अधिकारी दोषी हैं तो निश्चित रूप से मंत्री भी कहीं ना कहीं उसमें दोषी संलिप्त हो सकते हैं। ये हम दोषी नहीं बताते, हम कौन है ये फैसला करने वाले कि दोषी है कि नहीं है। ये तो न्यायालय का काम है और पुलिस का काम है और विभिन्न एजेंसियों का काम है जांच करना। लेकिन जिस तरह से मामला आगे बढ़ता जा रहा है, उसमें 2 आईएएस अधिकारी और उससे पहले ही संजीव हंस पर मामला बनता था, ऋषि श्री का मामला उसी समय सामने आया और अब 2017 बैच के योगेश सागर हैं, उनका निलंबन होना। इसके अलावा एक और आईएएस अधिकारी हैं, महिला हैं, अभिलाषा कुमारी 2014 बैच की हैं, उनका निलंबन होना। ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भले ही सब ऊपर से बहुत कुछ अच्छा दिख रहा था, लेकिन इसके तह में, इसके जड़ में और इसके भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की एक बड़ी प्लानिंग की जा रही थी। मतलब इसको आप कहिएगा तो संगठित प्लानिंग की जा रही थी, जिसको छुपाने का प्रयास भी होगा और उजागर करने का ही प्रयास होगा। जिन लोगों को अब इसमें बताया जा रहा है कि संलिप्तता हो सकती है, उन लोगों की भी जांच होगी। जांच एजेंसियां अपने काम में लग गई हैं। नीतीश कुमार चूंकि कुर्सी पर है नहीं, जो भी मामला सामने निकल करके आएगा नीतीश कुमार को उसे एक्सेप्ट करना होगा। और ये मामला कहीं ना कहीं अब सीधे सीधे नीतीश कुमार के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। जब नीतीश कुमार ये काम कर रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, वो बेहतर परिणाम दे रहे थे, उसी बीच में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पल रहा था। इस बात से अब नीतीश कुमार बरी नहीं हो सकते हैं। यानी कि जैसे ही नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ी, उन पर पहला छींटा, पहला दाग जो है वो लग गया है। अब देखना होगा कि कैसे इस दाग को समाप्त किया जाता है। बाबा, मेरा अगला सवाल है, तीनों सेनापति हुए हैं लाइन हाजिर, कौन है तीनों सेनापति जो लाइन हाजिर हुए? देखिए, नीतीश कुमार जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते हैं तो जनता दल यूनाइटेड और सरकार दोनों में 3 लोगों की जिम्मेवारी बड़ी हो जाती है।
एक तरफ आपको जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो एनडीए गठबंधन के साथियों के साथ जी और बाकी के लोगों से सामंजस्य बिठाने के लिए ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी, जी इन 3 लोगों को अधिकृत किया गया और तीनों जी सामंजस्य बिठा करके एनडीए गठबंधन के साथियों के साथ जी जनता दल यूनाइटेड का संबंध जो है बेहतर बनाने की कोशिश में लगे। जी जी अब जो वर्तमान परिस्थिति आई है उसमें जनता दल यूनाइटेड को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड बैकफुट पर जा रही है जी और बैकफुट पर ही नहीं जा रही है, जी जनता दल यूनाइटेड के भीतर कोलाहल है जो जी आपको विभिन्न लोगों के सूरत में देखने को मिला होगा। जी चाहे वो आनंद मोहन के रूप में देख लीजिए, चाहे आप अरुण कुमार के रूप में देख लीजिए, या और भी जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं जनता दल यूनाइटेड में विभिन्न कारणों से नाराज चल रहे हैं और उनका कहना यह है कि आप इन चीजों को देखिए। नीतीश कुमार ने लाइन हाजिर किया है। दूसरी तरफ सरकार में सामंजस्य बिठाने की भी जिम्मेवारी 3 लोगों को दी गई थी, एक सम्राट चौधरी, दूसरे विजय चौधरी और तीसरे विजेंद्र यादव। इन तीनों को भी कहीं ना कहीं अब सवाल पूछे जा रहे हैं, हालांकि विजेंद्र यादव से तो नहीं, लेकिन सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को रिपोर्ट किया है और दूसरी तरफ विजय चौधरी से भी उन्होंने कहा है कि सरकार कैसे चल रही है इसका हमको रिपोर्ट चाहिए। दूसरी तरफ दिल्ली में जो बातें चल रही थी, जो भोज के बाद नीतीश कुमार ने सीधे तलब कर लिया है माफ कीजिएगा सम्राट चौधरी के भोज के बाद ललन सिंह को और संजय झा को, दोनों को पटना बुला लिया है। उनकी गुप्त मीटिंग चली है और उस मीटिंग में बहुत सारी ऐसी बातें नीतीश कुमार ने कही है, यानी कि एक तरफ जहां ये दोनों जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनडीए गठबंधन के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं ललन सिंह और संजय झा, और बिहार में विजय चौधरी और ललन सिंह के साथ साथ संजय झा सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तीनों को लाइन हाजिर किया गया है और नीतीश कुमार ने इनको बुला करके इनके पावर को सीज करने तक की बात कह दी है। जो भीतर से खबरें आ रही हैं उसमें नीतीश कुमार काफी नाराज भी हैं और एक्शन में भी हैं। तो निश्चित रूप से ये तीनों का लाइन हाजिर हुआ है। बाबा, आपसे एक मजेदार सवाल हम पूछना चाहते हैं। आरसीपी सिंह को फिर से जदयू का कमान, मतलब इसका फिर से मिलने वाला है क्या? सीधे तौर पे जो बातें आप कह रहे हैं, आप ही लोगों से मुझे पता चला कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं ललन सराफ, बहुत भरोसेमंद भी हैं और पार्टी के बहुत दिनों तक वो पोस्ट का भी देख रेख करते रहे, एमएलसी हैं और नीतीश कुमार उन पर बहुत भरोसा भी करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। उन्होंने वर्तमान परिस्थिति और जो बातें मैंने की लाइन हाजिर से लेकर के पार्टी के भीतर जो कोलाहल मचा हुआ है, जिस तरह से लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, पार्टी संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा है, तो लंबे समय से आपने देखा होगा संगठन में पदाधिकारी नहीं बने हैं। इन सभी चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तक उन्होंने एक पोस्टर जो है उस पर लिख करके भेजा है कि अब आरसीपी सिंह की जरूरत है, उनका फोन नंबर एक बार उनको माफ करके पार्टी के संगठन से जोड़ा जा सकता है। यानी सीधे तौर पे आप समझिए कि एक पहल तो हो गई। इससे पहले भी कई लोगों ने आग्रह किया नीतीश कुमार से कि आरसीपी सिंह को लाया जाए। हमने भी एक खबरों में बताया था कि आरसीपी सिंह वो कड़ी बन सकते हैं जो नीतीश कुमार के किनारा होने के बाद निशांत के साथ आगे बढ़ करके, चूंकि लौकुश समीकरण का ही कोई व्यक्ति जनता दल यूनाइटेड का नेता और नेतृत्व करने वाला हो सकता है। उसको अगर चाहिए किसी सवर्ण को, जैसे ललन सिंह और संजय झा को दे दिया जाए, विजय चौधरी को दे दिया जाए, तो उनसे ये पार्टी संभलने वाली नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के जो बेस पॉइंट रहा है, जिसके आधार पर वो राजनीति करते रहे और सत्ता में बने रहे हैं, वो है लौकुश समीकरण। तो कहीं ना कहीं अब जनता दल यूनाइटेड के भीतर के लोगों को लग रहा है कि कुशवाहा तो अब सम्राट चौधरी हो गए, कुशवाहा के बड़े नेता हो गए, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री भी बना दिया, नीतीश कुमार ने सपोर्ट भी कर दिया, तो क्या लौकुश समीकरण अब इनसे छटक कर चला जाएगा? क्या ललन सिंह और संजय झा जनता दल यूनाइटेड को समेट करके रखेंगे? संदेह लगातार हो रहा है कि ये दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी की चाकरी कर रहे हैं, जैसा कि आपने सुना भी होगा। और जिस तरह के बयान आए हैं अरुण कुमार के माध्यम से, जो बड़े दो नेता हैं, या फिर आनंद मोहन के माध्यम से, वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आरसीपी सिंह की एक बार फिर से याद आने लगी है। और जब कोई फोन नंबर आरसीपी सिंह का लिख करके और नीतीश कुमार के सामने पर्ची दे सकता है, आग्रह कर सकता है, तो इसकी चर्चा तो निश्चित रूप से होनी है, क्योंकि ये चर्चा थमी नहीं थी, ये चर्चा भीतर ही भीतर चल रही है और आरसीपी सिंह को वापसी कराने का डिमांड लगातार चल रहा है। ऐसा कई नेताओं के साथ हुआ है जो वापस आए हैं जदयू में, तो एक बार फिर से आरसीपी सिंह को ला करके जदयू को फिर से मजबूत करने और संगठनिक रूप से जदयू को कमान दे करके आगे बढ़ाने की बात नीतीश कुमार सोच ले तो कोई आश्चर्य नहीं। बाबा, मेरा आखिरी सवाल मजेदार रहेगा। नीतीश देंगे मांझी को एमएलसी सीट, क्या सही में देंगे? आप क्या सोच रहे हैं?
देखिए एक बड़ी बात सामने आ रही है और बड़ी बात यह है कि हम लगातार उस खबर पर बने हुए हैं कि 28 तारीख को जो सम्राट चौधरी ने भोज दिया था दिल्ली में, उस भोज में एनडीए के बाकी के घटक दल के नेता तो थे, लेकिन जीतन राम मांझी नहीं थे। और जीतन राम मांझी बार बार ये बात कह रहे हैं कि मेरे साथ छल हो रहा है, मेरे साथ धोखा हो रहा है, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, कमिटमेंट करके हमसे अलग अलग लोग व्यवहार कर देते हैं। इन सब बातों को लेकर के आपको पता है कि जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने ही 9 महीने तक मुख्यमंत्री बनाया। जब जीतन राम मांझी को डांटते भी रहे हैं, जीतन राम मांझी से गुस्सा भी किए हैं, उनसे नजदीकियां भी उनकी रही है, बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं। आपने देखा होगा उनके बेटा को मंत्रिमंडल में शामिल करना, विभिन्न विभागों को देना, ये सभी बातें समय समय पर होता रहा है। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एनडीए गठबंधन को यदि बचाना है और एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक है ये फील कराना है बिहार के लोगों को, और नीतीश कुमार यदि पावर में हैं तो निश्चित रूप से वो दबाव बना करके एक सीट जीतन राम मांझी को भी दिलवाएंगे, क्योंकि 8 सीटें जो एमएलसी की हैं उनमें से नीतीश कुमार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो 4 सीट मांग रहे हैं, जबकि उनके जो खासम खास लोग हैं वो 3 सीट पर राजी हो गए हैं। यानी ललन सिंह संजय झा जो है वो 3 सीट दे रहे हैं, इसमें से 1 सीट कहा जा रहा है कि आप दे दीजिए जीतन राम मांझी को। वहीं जो बाकी की बचती है 5 सीटें, उसमें से 1 सीट जेडीयू को जा रही है, 1 सीट आरएलएम को जा रही है। और नीतीश का कहना है कि भाजपा अपनी तरफ से जो सीटें 3 सीट ले रही है उसमें से 1 सीट जो है उधर दे दे। यानी नीतीश समझौता नहीं करेंगे। नीतीश कुमार का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी समझौता करे, और ये दबाव बन रहा है। यानी कि अगर जीतन राम मांझी की बात आती है तो बिना नीतीश कुमार के पहल से उनको कोई एमएलसी की सीट नहीं मिलेगा। सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि मांझी को यदि एमएलसी सीट मिलती है तो नीतीश कुमार वो करेंगे। 2015 का मुझे एक वाकया याद है कि जब महागठबंधन बना था तो लालू प्रसाद कांग्रेस को कम सीटें देना चाहते थे, 20 से 25 सीटों पे टिकाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने पहल करके लालू प्रसाद को मजबूर किया कि हम दोनों 101 सीट पर लड़ें और 41 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को दिया जाए, और लालू प्रसाद को मानना पड़ा था। आज जो परिस्थिति है उसमें भले ही अपने आप को मजबूत बता रही हो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 1 सीट पर हार जो एमएलसी की हुई है उसके बाद से नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए गठबंधन के लिए प्रासंगिक भी हो गए हैं और जरूरी भी हो गए हैं। तो देखना दिलचस्प ये होगा कि मांझी को अगर 1 सीट मिलती है तो वो कैसे मिलती है, और नहीं मिलती है तो उसके इम्पैक्ट क्या होंगे। मुझे तो उम्मीद लगता है कि जब सबको मिल रहा है तो मांझी को भी क्यों नहीं मिले। प्रसाद बढ़ रहा है तो सबको थोड़ा थोड़ा कम ही हो, लेकिन मिलना तो चाहिए। तो आपने सुना भीतर के बात में बाबा ने एक पेटारा खोला, पेटारा में से एक खबर आपको बताएं। और आप लगातार हमारे चैनल में अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे तमाम दर्शक लोग से भी अनुरोध है कि आप भी अपने भारत लाइव को भी आगे बढ़ाएं। इसी तरह के तमाम खबर के लिए देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।